आप सभी लोग पीटी की तैयारी में लगे होंगे और इसमें जो है आप लोग पिछले वर्षों में देखे होंगे 1-2 साल से, जब से 2019 में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वह अलग किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तभी से आप देख रहे हैं कि लद्दाख को जो है छठी अनुसूची में जो है शामिल करने का मामला चल रहा है। और आप लोग पढ़ते ही होंगे, सोनल वांगचुक साहब जो है खूब आंदोलन भी किए। आप देखे होंगे कि उसमें जो है छठी अनुसूची में शामिल किया जाए या 371 में शामिल किया जाए, इस तरह का मामला, या मान लीजिए उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। अब जानते हैं कि 97% जो जनजाति लोग हैं लद्दाख में रहते हैं, इसीलिए इस तरह की मांग हो रही है। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है इसी से संबंधित है। इसमें जो पार्ट 10 भाग 10 जो है, जो भाग 10 है, तो हम लोग भाग 10 के तहत जो है, जो हम लोग के यहाँ संविधान में लिखा गया है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र, उसी पर अपना ध्यान रखेंगे। ये जो पार्ट 10 है, ये अनुच्छेद 244 से संबंधित मामला है। अनुच्छेद 244। अब अनुच्छेद 244 में आप लोग पढ़ते हैं कि दो चीजें हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र का जो हम लोग प्रशासन पढ़ रहे हैं, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित मामला है। देखे होंगे हर दूसरे साल प्रश्न यूपीएससी में पूछता है, इसीलिए इन सब टॉपिकों को तैयार करके रखना चाहिए। अब इसी तरह से वीडियो जो है किस दिन मैं 371 पर भी बना दूंगा, जो जो मामले हमको लगते हैं वो मैं बना दूंगा। और फिर मैं बताया था कि करंट का भी जो है 4-5 क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब तो मान लीजिए कल तो चुनाव ही है, इसके बाद 1-2 दिन के बाद शुरू करते हैं। ये जो अनुच्छेद 244 है, इसमें दो अनुच्छेद आप लोग देखते होंगे, 244(1) और 244(2), ये दो अनुच्छेद देखते हैं। तो पहले इसको जैसा समझिएगा, ये जो शेड्यूल्ड जो एरिया है, उस शेड्यूल्ड एरिया को इसमें रखा गया है। शेड्यूल्ड एरिया को इसमें रखा गया है, मतलब अनुसूचित क्षेत्र को इसमें रखा गया है। अनुसूचित क्षेत्र को इसमें रखा गया है। और यहां पर जो है 5वीं जो अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के तहत इसको जो है परिभाषित किया गया है। 5वीं अनुसूची के तहत परिभाषित किया गया है। अब फिर आप देखते हैं, यह जो अनुच्छेद 244(1) का जो शेड्यूल्ड एरिया का जो प्रावधान है, यह प्रावधान जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है। तो जो भी राज्य हैं, मतलब 4 राज्यों को छोड़कर जो है अन्य राज्यों में ये लागू होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो प्रावधान है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, मतलब इसको नहीं रखना है इसमें, इसको छोड़कर अन्य राज्यों पर लागू होता है। अन्य राज्यों पर लागू, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि पीटी में बहुत गहनता तो पूछता नहीं, सिंपल पूछता है। अनुच्छेद 244(1) का प्रावधान जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष राज्यों पर लागू होगा। और यहाँ पर जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर यह लागू होगा। ये जो प्रावधान है 244 का, ये कहाँ पर लागू होगा? तो पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि इसमें दो अनुच्छेद हैं, 244(1) और 244(2). 244(1) जो अनुच्छेद है शेड्यूल्ड एरिया, यहाँ 5वीं अनुसूची के तहत इसको निर्धारित किया गया, परिभाषित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों पर लागू होता है, और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति पर यह लागू होता है। ये जो प्रावधान है 244(1) का, यह जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों पर लागू होता है। जनजातियों पर लागू होता है। तो पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको पहले क्लियर करिए। और ये 244(2) जो प्रावधान है,
ये इसमें जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है, ट्राइबल एरिया की बात की गई है। इसमें जो है ट्राइबल एरिया की बात की गई है, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। और यह किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह जो है छठी अनुसूची से संबंधित है, 6 शेड्यूल से संबंधित है, छठी अनुसूची से संबंधित। अब छठी अनुसूची से संबंधित है तो ये कहां पर लागू होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होगा। और यह किस चीज के लिए लागू होगा? तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होगा। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। तो मैं अभी चर्चा कर भी रहा था कि लद्दाख का मैटर है, आप लोग पढ़े होंगे, करंट में मैं भी पढ़ा दूंगा। तो आप देखते हैं कि लद्दाख को जो है सोनल वांगचुक साहब जो है खूब आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने यही मांग रखा कि भाई छठी अनुसूची में हमको जो है वह देखा जाए तो शामिल कर दिया जाए, 371 में हम लोग को शामिल कर लिया जाए। आप जानते हैं कि भाई जब 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था तो विशेष प्रावधान वहां पर लागू होता था। अब विशेष प्रावधान तो सब खत्म हो गया, अब 370 खत्म हो गया, फिर विशेष प्रावधान तो उनके पास कुछ है नहीं। अब तो सामान्य जो संघ शासित क्षेत्र है उसी तरह से लद्दाख है, तो वहां पर जो जनजाति लोग हैं, वहां की जो संस्कृति है, वहां पर जो खनिज संसाधन है, वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है, ये सब समस्या उत्पन्न होगा। अब तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करने के लिए इस तरह की मांग की जा रही है। खैर वो मुद्दा अलग है, उस पर चर्चा किया जाएगा कभी। आप देखते हैं कि पहला कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ कि ये जो पार्ट 10 जो भाग 10 है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, इसमें शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया की जो बात है, 244 में 2 अनुच्छेद है, 244 एक और 244 दो। तो 244 एक के तहत शेड्यूल्ड एरिया की बात है, इसमें ट्राइबल एरिया की बात है। यहाँ पर 5वीं अनुसूची के तहत ये प्रावधान परिभाषित है और ये छठी अनुसूची के तहत परिभाषित है। और ये जो प्रावधान है 244 एक का, वो अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों पर लागू होता है। और यह प्रावधान जो है केवल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है। शब्द पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं बताया कि कहां कहां पर लागू होगा, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों पर लागू होगा। और ये प्रावधान कहां पर लागू होगा? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो अनुच्छेद 244 है, तो आप लोग बेयर एक्ट में देखते होंगे एक अनुच्छेद 244 जो है क भी दिखाई देगा आप लोगों को। तो 244 जो क दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, यह मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 22वां जो संशोधन हमारे यहाँ किया गया 1969 में, ये जो है 22वां संशोधन 1969 में इसको जोड़ा गया। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या चीज है तो बोल देता हूं। यहाँ पर असम में जो है जनजाति जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की बात की गई है इस 22वें संशोधन के माध्यम से। अब जानते हैं कि स्वायत्त जो है राज्य की स्थापना किया जाएगा और इसके लिए स्थानीय जो विधानमंडल बनाया जाएगा, मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा या दोनों बना दिया जाएगा, ये बात लिखा गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 22वां संशोधन के माध्यम से ये कह दिया गया कि असम के भीतर जो है वह स्वायत्त राज्य की स्थापना की जाएगी। इसी पहलू को आधार बनाते हुए जो है असम पुनर्गठन अधिनियम जो है 1969 किया गया था। और जानते हैं कि उपराज्य बनाया गया था। उपराज्य का क्या नाम था? उपराज्य का क्या नाम था, याद है? मेघालय। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेघालय बनाया गया था। और जो मेघालय बनाया गया था पहले वह उपराज्य था, उपराज्य था। अब बाद में जो है आप लोग पढ़ते हैं कि 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 1971 में जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य। ये तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो मैं बताया अभी आपको 244 का, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जानते हैं कि मेघालय जो है 21वें राज्य के रूप में जो है शामिल हुआ था, पूर्ण राज्य के रूप में 21वें राज्य के रूप में जो है वो भारत में शामिल हुआ। इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि
ये जो है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि अनुच्छेद 244 एक के तहत जो प्रावधान है, पांचवी अनुसूची के तहत जो प्रावधान है शेड्यूल्ड एरिया के लिए, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 244 एक के तहत जो है, ये अनुसूचित क्षेत्र है क्या चीज? अनुसूचित क्षेत्र का क्या मतलब होता है? अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है, शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया है। किसने? तो राष्ट्रपति ने। राज्यपाल के सलाह से करेगा, वो दूसरी बात है, समिति बनाई जाएगी दूसरी बात है। लेकिन कभी प्रश्न पूछे कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति टिक लगाइए। और जानते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मापदंड बनाया गया है। इसके लिए एक मापदंड भी बनाया गया है। जो मापदंड बनाया गया है, इसमें 4 मापदंड बनाया गया है। 4 मापदंड बनाया गया है। तो जानते हैं कि पहला मापदंड जो है आप लोग पढ़ते ही होंगे। पहला जो मापदंड है, जनजातीय आबादी की प्रधानता, कि जहां पर जनजातीय आबादी की प्रधानता होगी वहीं पर इसको घोषित किया जाएगा। दूसरा है क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, जो क्षेत्र की सघनता है उसमें जो है किस तरह की सघनता है ज्योग्राफिकल, वो भी देखना पड़ेगा। और तीसरा जो पहलू इसमें कहा गया, तीसरा जो मानक बताया गया है कि व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई यहाँ पर काम करती हो, मतलब जो ग्रामीण जो एरिया है वहां पर जो है व्यवहारिक रूप से लोग जो है अपने द्वारा प्रशासित होते हैं, उसको जो है व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई कहा जाता है। तो तीसरा बात इसमें जो है व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई है। और चौथा जो बात है कि पड़ोसी जो भी क्षेत्र हैं, पड़ोस में जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की तुलना में जो है आर्थिक पिछड़ापन ज्यादा हो। जो आसपास के क्षेत्र हैं उनकी तुलना में जो है पिछड़ापन ज्यादा हो, जैसे बोडोलैंड वाला एरिया आसाम में जैसे दिखाई देता है, आसपास के क्षेत्रों से वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अब देख रहे हैं चौथा बात क्या हुआ, चौथा मापदंड क्या हुआ, पड़ोसी क्षेत्र, पड़ोसी जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में जो है यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ापन रखता हो। तो ये तो मैं बताया कि 244 एक के तहत ये सब मापदंड बनाया गया है। कौन निर्धारित करेगा, तो राष्ट्रपति। इस तरह से 4 मापदंड बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आखिर किसी क्षेत्र को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। 244 एक के तहत 5वीं अनुसूची में जो शामिल किया जाता है, तो क्या प्रावधान है? तो अन्य राज्यों की तुलना में जो है जो भी अनुसूचित क्षेत्र बनाया जाएगा उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। क्योंकि अभी मैं बताया कि यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से यहाँ पर पिछड़ापन है, इसलिए सरकार यहाँ पर जो है वह विशेष प्रयास करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला चीज तो यही हुआ कि विशेष प्रयास किया जाएगा। अब मैं बताया अभी आपको, यहाँ पर जो है जनजाति लोग निवास करते हैं, इसके कारण जो यहाँ पर पिछड़ापन है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो दूसरा प्रावधान इसमें यह बनाया गया कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो है एक सामान्य प्रशासन नहीं चलेगा। जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं होगी। कुछ विशेष प्रकार के प्रावधानों के माध्यम से जो है प्रशासन का संचालन किया जाएगा। कुछ विशेष प्रकार का जो है प्रशासन किया जाएगा, जिससे जो है जनजाति जो लोग हैं उनकी जो सभ्यता, संस्कृति, जो रहन सहन, खान पान, उनका जो है वो सुरक्षित हो सके। तो दूसरा बात तो ये यहाँ पर कहा गया है, जिन क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में रखा जाता है, 244 एक के तहत रखा जाता है, राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्यपाल को जब विशेष अधिकार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्यपाल जो है प्रशासन के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। और राज्य केंद्र सरकार जो है इस संदर्भ में जो है सीधे निर्देश भी दे सकता है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि 5वीं अनुसूची में यदि कोई परिवर्तन करना है, इसमें कुछ यदि जोड़ना है, घटाना है, कोई प्रावधान बदलना है, इसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इसमें जो तीसरा जो प्रावधान रखा गया कि जनजातीय सलाहकार परिषद बनाया जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल बनाया जाएगा, आप जानते हैं कि ये लोग जो है राज्यपाल जो बनाएगा, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल जो बनाता है
इसी परिषद से विचार विमर्श करके जो है नियम बनाया जाता है। और तीसरा प्रावधान इसमें यह रखा गया है कि जैसे 5वीं जो अनुसूची है उसी के तहत तो ये 244 एक है। इसमें यह बात कहा गया है यदि जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर खनन है, कोई मान लीजिए निजी क्षेत्र की कंपनियां खनन कर रही हैं, उसको अवैध घोषित करना है, शून्य घोषित करना है, तो ऐसी दिशा में जो है कोई मान लीजिए साहूकार है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई असंगत व्यवसाय हो रहा है, इस तरह चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची के तहत जो है 244 एक के तहत जो है ये जनजाति जो सलाहकार परिषद होगी वो उसको नियंत्रित कर सकती है। इस पर जो है वो देखा जाए तो प्रतिबंध लगा सकती है। आईएएस 2019 में पूछा भी था, जो लाइन अभी बोला हूं पेपर में देखिएगा, कुछ कठिन प्रश्न पूछता है। अब कभी आप इसको पढ़ेंगे ही नहीं, बस वही राष्ट्रपति, बस वही प्रधानमंत्री, स्पीकर पढ़कर खुश हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि भाई ये 10,000 चीजें हैं तो हर जगह से प्रश्न आता है ना, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। अब मैं आपको बताया हूं कि आईएएस में कैसा प्रश्न आता है। आईएएस में 4 ही तरह के प्रश्न आते हैं। ऐसा प्रश्न जहां आपको पढ़ने का मन न लगे, ये पढ़ेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा। बेयर एक्ट खोल के 10-20 पेज लिखा होगा, पढ़ के बताइएगा। तो पहला चीज होगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं लगेगा। दूसरा चीज होगा कि पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और तीसरा चीज मैं बताया कि पढ़ेंगे तो आपको नींद भी लग जाएगा। अब इस समय तो नींद लग रही होगी ना, इसको पढ़ेंगे तो ढंग से तो नींद भी लग जाएगा। और चौथा चीज है कि आपको ये लगेगा कि ये सब बेकार का चीज है। सबसे अच्छा चीज तो वही है, स्वतंत्रता आंदोलन हम पढ़ लेते गांधी जी के आगमन के बाद। पढ़ लीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन आता है। ये 4 चीज यूपीएससी में ध्यान रखिए कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए अब हमको क्या पढ़ाने का मन कर रहा है, लेकिन प्रश्न आएगा, परीक्षा है, परधन इच्छा है, यूपीएससी की इच्छा है। मेरा मन करे, आपका मन करे, मन उनसे क्या मतलब है, मन उनके चक्कर मत पड़िए। मैं बता रहा था कि यहां पर जो जनजातीय भूमि है, तो जनजातीय भूमि का जो मतलब कि वहां पर जो खनन है, चाहे निजी क्षेत्र का खनन है, उसको जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची के तहत ये बात लिखा गया है। अब मैं बताया कि यहाँ पर जो है मान लीजिए संसद कोई कानून बनाती है, विधानमंडल कोई कानून बनाता है, तो ऐसी दिशा में जो है वो कानून जो है यहाँ पर लागू होगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति से ही वह कानून लागू होगा। अब समस्या यह है कि राष्ट्रपति राज्यपाल शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया, क्योंकि जो जनजातीय सलाहकार परिषद बनाया जाएगा उससे सलाह लिया जाएगा यदि ऐसा कहता है कि नहीं। लेकिन यदि केंद्र सरकार कोई कानून बना देता है तो वो कानून लागू हो जाएगा, भले जनजाति जो सलाहकार परिषद है उसका विरोध करे। ये भी बात लिखा गया है। और एक प्रावधान इसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो यह अधिकार, आयोग बनाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। ये सब चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कभी पूछ सकता है। 339 एक, तो 339 एक जो अनुच्छेद है, आयोग का गठन जो है कहा गया, इसमें बोल देता हूं। इसमें कहा गया कि आयोग का जो गठन है संविधान के शुरुआत होने के 10 वर्ष के बाद किया जाएगा। मतलब 10 वर्ष के भीतर नहीं, 10 वर्ष के बाद किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि 1960 में जो है यूएन ढेबर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। 1960 में जो है यूएन ढेबर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। पहला आयोग जो SC/ST आयोग है, यही तो पहला आयोग है। अब देखते हैं यूएन ढेबर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। अभी तक 2 आयोग बने हैं और एक 2002 में भी बनाया गया था, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में बनाया गया। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था उसी ने सिफारिश किया था। तो 1996 में जो है ऐसा कानून लागू हुआ था जो मैं आप लोगों को पढ़ा रखा हूं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2002 में भी एक आयोग बना था, दिलीप सिंह भूरिया, उसको भूरिया आयोग कहते हैं। भूरिया की अध्यक्षता में जो है, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भी आयोग बनाया गया था। अभी तक 2 आयोग बनाए जा चुके हैं और किस अनुच्छेद के तहत, तो 339 एक के तहत। और यहाँ पर जो मैं बताया, जो जनजाति जो सलाहकार जो परिषद बनेगा, जनजाति सलाहकार जो परिषद बनेगा, ये जनजाति सलाहकार परिषद में कितने लोग होंगे, तो 20 सदस्य होंगे। ध्यान रखिएगा, 20 सदस्य होंगे।
इसमें से 3/4 जो सदस्य होंगे वो कहीं न कहीं जो है, जो राज्य विधानमंडल वहां पर है, वहां पर जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उन लोगों में से 3/4 लोगों को रखा जाएगा। 3/4 लोग जो है वह एसटी से रखे जाएंगे और बाकी लोगों को जो है वह राज्यपाल मनोनीत करेगा या अन्य क्षेत्रों से रखा जाएगा। जो शेष सीटें हैं वह जनजाति के अन्य सदस्यों को रखा जा सकता है, लेकिन वहां पर जो है जो विधानसभा है उसमें से 3/4 लोगों को रखा जाएगा और अधिकतम संख्या जो है इसमें जनजातीय सलाहकार परिषद में कितनी होगी, तो 20 होगी। इसमें एक चीज और भी आप याद रख सकते हैं कि जो हम लोग के यहाँ जनजाति जो सलाहकार परिषद जो यहाँ लिख देता हूँ 5वीं अनुसूची, क्योंकि बार बार जो है बोलने से अच्छा है कि यहाँ लिख दिया जाए। तो 5वीं अनुसूची के तहत जो जनजाति सलाहकार परिषद जो बनाया जाएगा, इसमें 20 जो सदस्य होंगे, 3/4 जो है विधानमंडल के सदस्य होंगे और बाकी लोगों को, अन्य लोगों को रखा जाएगा। तो ये अभी तक जनजाति जो परिषद बनाई गई है वो 10 राज्यों में बनाया गया है और उसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बोल देता हूँ नाम। आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो 10 राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अभी तक हुआ है। और जो आप लोग जैसे मान लीजिए पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, आप लोग के है भी, कि जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश में जो है जो गोदावरी वाला, पश्चिमी गोदावरी वाला जो बेल्ट है, या मान लीजिए सबको करिए कि पूर्वी गोदावरी वाला जो बेल्ट है वहां पर भी बनाया गया है। तेलंगाना में जो है आदिलाबाद, तो आदिलाबाद जो है वहां पर आदिलाबाद में जो है जनजाति ये परिषद बनाया गया है। जैसे मान लीजिए झारखंड में जो है, जैसे झारखंड में दुमका वाला क्षेत्र है या रांची का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में है। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर वाले क्षेत्र में, चाहे तमाम जगहों पर बनाया गया है। या हिमाचल प्रदेश में भी किन्नौर में, या मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो मिलाने को आता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो उसको यहाँ पर नहीं बोलना है। अब ये जो मैंने बताया कि 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में मैं बताया कि 5वीं अनुसूची के तहत क्या क्या बातें की गई हैं। अब बेयर एक्ट में तो बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन हमें जो लगा कि इतना आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बता जो है। आगे बढ़ते हैं। जो 244 जो 2 है, 244(2) का जो प्रावधान है, छठी अनुसूची का प्रावधान, अब इस पर जरा से चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन इसमें है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और यहां पर मैं बताया कि जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, तो आप लोग पढ़ते होंगे 275(1), तो इसमें जो प्रावधान है और 275(1) का जो प्रावधान है, दोनों मिलाकर पढ़ा जाता है। लेकिन बेसिकली जो है 244(2) के तहत जो प्रावधान है वही इस पर लागू होता है, जो छठी अनुसूची का जो प्रावधान जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तभी मैं बता रहा था आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो 4 ही तो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में ही ये लागू होगा। अब 4 राज्यों में लागू होगा तो थोड़ा सा आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से 4 राज्यों में कहां कहां पर लागू है। जो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे, बोडोलैंड, आसाम में जैसे बोडोलैंड वाला क्षेत्र है, उत्तरी कछार है, वहां पर लागू होता है। जैसे मेघालय में है, मेघालय में जो आप लोग गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी पढ़ते हैं, तो वहां पर लागू होता है। त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र पूरा ही बनाया गया है। मिजोरम में जो है, जो चकमा जिला है, जो लाई जिला है, जो मारा जिला है, वहां पर मिजोरम में लागू होता है। तो मिलाने को भी आता है, आप लोग रटे होंगे ज्योग्राफी में, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देखते हैं कि 4 राज्यों में ये लागू है। तो 4 राज्यों में लागू है, तो किस तरह से लागू है उस पर जरा चर्चा कर लिया जाए। अब ये जो प्रावधान है, ये ध्यान रखिए कि अभी तक जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में जो है जनजातीय जो क्षेत्र बनाए गए हैं उनकी संख्या भी 10 ही है। तो यहाँ पर जो है संख्या 10 ही है, यहाँ पर संख्या इस समय 10 है। 10 क्षेत्रों में जो है ये जनजाति जो परिषद है वो बना दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं।
तो यहाँ पर जो है स्वायत्त जिला परिषद बनाया जाता है और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। जो पहला प्रावधान है कि यदि मान लीजिए ये 244(2) के तहत ये लागू होगा, तो पहला प्रावधान तो ये हुआ कि यहाँ पर जो है स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। और जो स्वायत्त जिला परिषद होगा, जो स्वायत्त जिला परिषद होगा, ये जो स्वायत्त जिला परिषद है इसमें जो है अधिकतम संख्या 30 होगी। और वहां पर जो बता रहा था कितनी, 20, यहाँ पर अधिकतम संख्या 30 होगी। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 26 सदस्य निर्वाचित होंगे और 4 सदस्य मनोनीत होंगे। याद रखिएगा, 26 सदस्य निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य मनोनीत होंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है मैं बताया कि स्वायत्त जिला परिषद बनेगा, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद बनेगा। ऐसे दिशा में इन लोगों को जो है वन प्रबंधन का अधिकार या कृषि का अधिकार, ग्रामीण प्रशासन चलाने का अधिकार। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा, ऐसे क्षेत्रों पर यह कानून लागू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है जो स्वायत्त जिला परिषद है उसी का कानून यहाँ पर लागू होगा। या मान लीजिए स्वायत्त जो क्षेत्रीय परिषद है उसका जो नियम है वो सब लागू होगा। दूसरा चीज है कि विवाह हुआ, तलाक हुआ, सांस्कृतिक अधिकार हुआ, ये सब इन लोगों को दिया जाएगा। तीसरा चीज है कि भूमि राजस्व मान लीजिए एकत्रित करना है या कर लगाना है, या कोई व्यापारिक गतिविधि हो रहा है, कोई ऋण लेना है, या मान लीजिए कोई ऋण की कंपनी यहाँ खुलनी है, कोई इस तरह का कोई भी चीज है, तो ऐसी दिशा में जो है जिला जो परिषद है, राज्य जिला जो परिषद है या क्षेत्रीय परिषद जो काम कर रही है, वहां से अनुशंसा पारित कराना पड़ेगा। कोई मान लीजिए कोई खनिजों का कोई खनन करना है, तो जो लाइसेंस है, जो पट्टे हैं, वो सब जो है इनकी सहमति से दिया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ग्राम परिषद या ग्राम न्यायालय बनाने की बात की गई है, ग्राम अदालत बनाने की बात की गई है। और इसमें एक क्लास भी लिखा गया कि 5 वर्ष से कम सजा देने का इन लोगों को अधिकार है। 5 वर्ष से ज्यादा का कोई सजा है, कोई मृत्युदंड है, ऐसी सजा जो है, जो हम लोग के यहाँ जो नियम बनाया गया है, सीआरपीसी आईपीसी का जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत ही ये सब लागू होगा। अब तो नाम सब बदल गया, तो उसके तहत इसका मतलब कि 5 वर्ष से कम सजा देने का प्रावधान जो है ये लोग कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो मैं बताया कि यहाँ पर जो भी न्यायालय काम करेगा, ग्राम परिषद जिसको नाम दिया गया है, ग्राम अदालत, तो यहाँ पर जो इसको न्यायिक जो मामला है, जो दीवानी मामला है, फौजदारी मामला है, इस तरह की सभी शक्तियां उसको दी जाएंगी। लेकिन मैं अभी बताया हूँ कि 5 वर्ष से कम सजा देने का प्रावधान होगा। और आप देखते हैं कि यहाँ पर एक क्लास और लिखा गया है कि राज्यपाल जो है, जो भी स्वायत्तशासी जो जिला बनेगा, जो प्रशासन चल रहा है, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। और यदि कोई आयोग अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है कि जिला परिषद को जो है समाप्त कर दिया जाए, तो राज्यपाल उस जिला परिषद को भंग कर सकता है। इसका विरोध भी होता है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार अपना मनमानी कर सकता है, लेकिन अभी तक ये प्रावधान है। तो यहाँ पर ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें कभी कभी प्रश्न आता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, आप लोग पढ़ते हैं पीवीटीजीएस, तो पीवीटीजी का जो प्रश्न है वो भी कभी कभी आता है कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स, तो ये जो क्वेश्चन आता है उसमें कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है, तो उसका ज्योग्राफी का प्रश्न है, उससे हम लोग का लेना देना नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ये मिलाने का प्रश्न आता है। तो मैं आप लोग को बताया कि 5वीं जो अनुसूची है और जो 6ठी अनुसूची है, तो इसमें जो है दोनों में जो प्रावधान है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लद्दाख का मैटर चल रहा है, इसलिए इससे संबंधित प्रावधान आ सकता है। और हम लोग जो है इसमें जो है आगे 371 पर एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं,